हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन का विकास टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। जैसा कि इन दिनों बीपीएससी में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि 2 दफा क्वेश्चन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा गया है। इस बार जो बीपीएससी का क्वेश्चन है वो तो काफी कॉन्सेप्चुअल है, काफी उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। आप जानते हो कि जो सिलेबस है बीपीएससी का, यूपीएससी का, उसमें स्टूडेंट्स को मौर्यन प्रशासन या कौटिल्य बोल लें, मुगल प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासन पढ़ना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिलेबस में स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन एक दफा 48वां में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन के विकास का विवेचना करें। और इस बार जो 64वां बीपीएससी हुआ है उसमें तो काफी अच्छा क्वेश्चन आया है और कहता है क्वेश्चन कि क्या आप समझते हैं कि बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य के दौर में भारतीय प्रशासन सने सने अपना मानवीय चेहरा खो रहा है। यह भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक पर फोकस करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोनों को टेकअप करना है। और ये जो सेकंड वाला पोर्शन हुआ, जिसको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वाला कहते हैं, इस पर कहीं ढंग से मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आपको अपने से तैयार करना पड़ेगा। और ये ओपन एंडेड टॉपिक है, जितना आप अपडेट रहोगे, जितना करंट जानोगे, उतना अच्छा लिखोगे। क्लियर? अब मैं देख रहा था इस टॉपिक पर कि कुछ मटेरियल या कुछ गाइडलाइन या कुछ सप्लीमेंट हो सके, तो मेरे को कोई खास इसमें सहयोग नहीं मिला। तो मैं उसी फ्रेम पर डिस्कस करूंगा, जैसे मौर्यन प्रशासन को, मुगल प्रशासन को, ब्रिटिश प्रशासन को डिस्कस किया, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन को भी डिस्कस करूंगा। जो सबसे इसमें बांट दूंगा, केंद्र शासन का कैसे विकास हुआ, प्रांतीय शासन का कैसे विकास हुआ, वित्त प्रशासन का कैसे विकास हुआ, कार्मिक प्रशासन का कैसे विकास हुआ, स्थानीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, न्यायिक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। क्योंकि इस पर वर्कआउट करने से बेहतर हो सकता है। और आप जब सेकंड पेपर में आगे जब पढ़ो, सेकंड प्रशासनिक सुधार टॉपिक पढ़ोगे, तो इसमें और बहुत सारे वर्क आपको बाद में मिल सकते हैं। एनीवे, तो जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय प्रशासन के विकास में, विकास क्रम में स्वतंत्रता प्राप्ति महत्वपूर्ण पड़ाव है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत एक लंबे अरसे से जो ब्रिटिश के अधीन शासन था उससे मुक्त हुआ और भारत एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र बना। क्लियर है? इसका जो ब्रिटिश शासन के प्रति जवाबदेही था वह खत्म हो गया और यह केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर उत्तरदायी शासन स्थापित किया। समझ रहे? जिसमें जो पहले जो गवर्नर जनरल थे और गवर्नर थे, अब वे केवल संवैधानिक प्रधान रह गए और उन्हें मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करना वाजिब हो गया, आवश्यक हो गया। जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह भी प्रावधान था कि 1946 में जो संविधान सभा बनी है उसे दोहरा कार्य दिया जाए। पहला संविधान निर्माण करने का, संविधान सभा के रूप में काम करने का, और दूसरा जब तक संसद नहीं बन जाता है तो संसद के अंतरिम संसद के रूप में काम करने का। तो आप देखते हो कि भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ और भारत गणराज्य 1950 में बना। यानी कि 1947 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी 1950 तक शासन कैसे चलता रहा? तो यह शासन चलता रहा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों के तहत। क्लियर है? और संविधान सभा था वही अंतरिम संसद के रूप में काम करता रहा। क्लियर है? फिर जब संविधान लागू हो गया, लोकसभा चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव हुआ, संसद का गठन हुआ, तो फिर संविधान सभा भी समाप्त हो गया और नए सिरे से व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो हम लोग इस टॉपिक को इस तरह से वर्कआउट करके देख सकते हैं। जहाँ तक संवैधानिक विकास का, शासन का विकास का मतलब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इस मायने में नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ कि संविधानवाद का जो भारत में शुरुआत हुआ, वैसे तो
छुटपुट रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन सही मायने में संविधानवाद का शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास 1946 में जब कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत संविधान सभा बना, तब से भारत में संविधानवाद प्रक्रिया आरंभ हुआ। संविधानवाद का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जो अपेक्षा करती है कि देश का शासन संविधान के अनुसार चले। जब भारत आजाद हो गया, अब उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी कि देश का शासन कैसे चलाया जाए। इसके लिए एक संविधान बने। आपको पता है कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, और आपने देखा होगा शुरू में सच्चिदानंद सिन्हा को इसका क्या बनाया गया, इसका अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, फिर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने, समझ रहे। फिर इसने करीब 8 समिति और 15 उप समिति बनाए। फिर डॉक्टर अंबेडकर के अध्यक्षता में संविधान निर्माण समिति बनाए, समझ रहे निर्माण। उसके बाद इसके रिकमेंडेशन पर जो संविधान का ड्राफ्ट किया गया, संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। और आप पढ़े होंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया, और कई प्रावधान तो उसी दिन से लागू हो गए। और फिर 1950 26 जनवरी को संविधान को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। तो ये जो संविधानवाद, जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था बनी जिसके अनुसार केंद्र और राज्य दोनों को शासन किया जाना था, तो आप देखते हो कि भारत में संविधानवाद का जो गाथा है यह भी बहुत रोचक है, बहुत कह सकते हो व्यापक है। इसमें बहुत सारे देशों के संविधान से सहयोग लिया गया, बहुत सारे देशों के संविधान को से प्रेरित होकर उसके प्रावधानों को अपनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बहुत सारे प्रावधानों को लागू किया गया। इसके अलावा आप देखते हो कि जो शुरू में संविधान बना था तो 355 मतलब क्या था 8 भाग मतलब क्या कह सकते 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद 12 क्या कहते हैं आपका 22 भाग थे और 8 कह सकते हो अनुसूची था, समझ रहे। फिर कालक्रम में इसमें इजाफा हो गया और आज तो देखते हो लगभग 450 अनुच्छेद हैं, और आप देखते हो कि 12 अनुसूचियां हो गई है, और फिर आप देखते हो 25 भाग हो गए। तो ये सब जो संवैधानिक विकास का प्रक्रम है उसको आप समझ सकते हो। 42वां अभी तक भारतीय संविधान में 100 से भी ज्यादा दफा संविधान संशोधन हो चुका है। भारतीय संविधान लोचकता और रोचकता दोनों का सम्मिश्रण है, समझ रहे हैं। इसी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सभी सत्ता ड्रॉ करते हैं, समझ रहे हैं। और संविधान के रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय जो है वह न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि देश का संविधान के अनुसार शासन चल रहा है अथवा नहीं, अदरवाइज उसके उल्लंघन की स्थिति में उसे निरस्त करने का अधिकार है। 42वां संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का मिनी संविधान कहा जाता है, समझ रहे हैं। और इसमें आप देखते हो भारतीय शासन के स्वरूप में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसके अलावा आप देखते हैं 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे हटाकर वैधानिक अधिकार कर दिया गया। इस प्रकार आप 73वां 74वां संविधान संशोधन को ले सकते हो कि भारतीय संविधान में 73वां 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया। इस प्रकार भारतीय संविधानवाद के यात्रा में कई ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, ऐसे कई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए जिसका भारतीय शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो आप इसको यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी को ले लो और भी बहुत सारा। तो इसमें लेटेस्ट अब लास्ट संविधान संशोधन को पॉइंट आउट करके 1947 से शुरू 1950 से शुरू करो। तो पहला संविधान संशोधन क्या हुआ था, समय 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, भूमि सुधार वगैरह को न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया था। फिर 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची सबका पॉइंट आउट कर सकते हो और यहाँ पर आप उसका उल्लेख कर सकते हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से
यानी 1950 से 2020 तक भारतीय संविधान का विकास क्रम कैसे रहा है, कितना संविधान संशोधन हुआ, कितने अनुच्छेद जुड़े, कितने इसमें कह सकते हो अनुसूचियां जुड़ी, कितने इसमें कह सकते हो भाग जुड़े, और कौन कौन से संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है जिसका भारतीय प्रशासन की संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा, प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो। क्लियर है। दूसरा, अब हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन का विकास। मैं आपको बतला दूं, केंद्रीय प्रशासन का विकास और सचिवालय प्रणाली को दोनों को मैं क्लब करके डिस्कस कर रहा हूँ। भारतीय प्रशासन जैसा कि आप जानते हो क्षेत्र आधारित शासन प्रणाली, जिसके शीर्ष पर केंद्र प्रशासन है, मध्य स्तर पर प्रांतीय प्रशासन है और आधारभूत स्तर पर स्थानीय प्रशासन है। तो केंद्रीय स्तर पर जो शासन है उसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, शासन और प्रशासन। तो जो शासन वाला हो गया वो उधर वाले में हो गया और प्रशासन वाला इधर वाले में हो गया। तो शासन में क्या आ गया, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडलीय समिति है। अब तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है तो उसके बारे में आप उल्लेख कर सकते हो, देयर इज नो कन्फ्यूजन। और केंद्रीय प्रशासन में आप उल्लेख कर सकते हो केंद्रीय सचिवालय को, मंत्रिमंडलीय सचिवालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को। समझ तो इसको यहाँ पर रख सकते हो, मंत्रालय और विभाग को यहाँ रख सकते हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखते हो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय राजनीतिक ढांचा के रूप में क्या था बताइए, राजनीतिक ढांचा के रूप में गवर्नर जनरल थे और उसके सहायता के लिए 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी वो सहायता के लिए थे, जो बहुत दिनों तक कंटिन्यू रह गया। और फिर आप देखते हो कि सी राजगोपालचारी बने, फिर आप देखते हो कि मंत्रिपरिषद कंटिन्यू रहा, फिर देश में पहला चुनाव हुआ और पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो पहला राष्ट्रपति कौन बने हैं, पहला राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। क्लियर है। ये राजनीतिक विकास क्रम के व्यवस्था में हम लोग आगे बढ़े। क्लियर है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। इसके अलावा आप देखते हो मावलंकर वगैरह, पहला लोकसभा अध्यक्ष वगैरह, उस पर अगर अलग बात है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक व्यवस्था बदल गई। समझ रहे हैं, जो गवर्नर जनरल था उसका स्थान राष्ट्रपति ने ले लिया और मंत्री उसके सहायता के लिए जो कार्यकारिणी परिषद था उसका स्थान मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद ने ले लिया। क्योंकि भारत ब्रिटेन के शासन से बहुत ज्यादा प्रभावित था, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाए, जो केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों में काम करता है। अब इसमें राष्ट्रपति क्या हो गया, राष्ट्र का प्रधान हो गया, और प्रधानमंत्री क्या होगा, शासन का प्रधान हो गया। समझ, राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान, संवैधानिक प्रधान, और प्रधानमंत्री उसका वास्तविक प्रधान हो गया। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखने को मिला। इसका मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और मंत्रिमंडलीय सचिव, संसदीय सचिव भी शामिल होते थे। समझ रहे हैं, कौन कौन सा, प्रधानमंत्री हो गए, उसके बाद कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए और मंत्रिमंडलीय संसदीय सचिव सम्मिलित होते थे। लेकिन 1967 में संसदीय सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। हालांकि बाद में इस पद पर यदा कदा नियुक्ति होते रहे, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। तो फिर कौन कौन बन गया, प्रधानमंत्री तो खैर उसका मुखिया हो गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। समझ रहे हैं, बीच बीच में राजनीतिक महत्व के दृष्टि से उप प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जाता रहा, लेकिन इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ये केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है। तो आप देखते हो कि भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति 1950 से शुरू हुआ अभी तक चल ही आ रहा है। क्लियर है। जैसा कि आप जानते हो पहले कोई उसमें साइज फिक्स नहीं था कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, लेकिन पिछले दिनों संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन से प्रावधान कर दिया गया कि लोकसभा का स्ट्रेंथ का अधिकतम 15% हो सकता है, मंत्रिपरिषद का 100। इस प्रकार आप देखते हो आज के तारीख में उप मंत्री का लगभग पद नहीं होता है, केंद्र मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मंत्री रहते हैं और राज्य मंत्री रहते हैं। राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज के होते हैं और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के साथ ही अटैच होते हैं।
क्लियर है। सो जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो आपने परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था में देखा, आज भी वही है। 42वां संविधान संशोधन के पहले थोड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर काम करेगा या ना करेगा थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति काम करेगा। क्लियर है। बाय द वे 44वां संविधान संशोधन में थोड़ा परिवर्तन रिलैक्स जरूर किया गया, लेकिन मोटा मोटी तौर पर भारत में संसदीय शासन प्रणाली जिसमें माना यही जाता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर आमतौर पर काम करता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब यहाँ पर देखते हैं जहाँ तक प्रधानमंत्री शासन केंद्रीय स्तर पर प्रशासन का सवाल है, तो केंद्रीय सचिवालय है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री शासन का मुखिया है, उसके सहायता के लिए एक कार्यालय, इसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय। क्लियर है। या गवर्नर, ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल का निजी कार्यालय को कहते थे। समझ रहे हैं, यह कार्यालय बड़ा महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक बहुत ज्यादा मतलब क्या रहा है, क्रम चर्चा में रहा। यह समानांतर सरकार के रूप में काम करता रहा, सुपर कैबिनेट के रूप में काम करता रहा। इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री कार्यालय भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण पद है, कार्यालय है। और आज तो खैर इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसके महत्व को शब्दों में रेखांकित करना बड़ा मुश्किल है। क्लियर है, समझ में आया आपको। आप कह सकते हो कि ऐसा संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। मंत्रिमंडल किसको कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिनके हाथों में वास्तव में शासन का बागडोर होता है। क्लियर है। तो उसके सहायता करने के लिए क्या होता है, एक कार्यालय है जिसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहते हैं। यह ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था उसके सचिवालय को कहते थे। क्लियर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह कंटिन्यू रह गया है। इसका प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान होता है कैबिनेट सचिव, जो भारत में सर्वोच्च लोक सेवक होता है। NR पिल्ले भारत के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी बने थे। क्लियर है। स्वतंत्र भारत के यह प्रधान, इसका राजनीतिक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और इसका काम होता है मंत्रिमंडल को उसके कार्यों में सहायता करना। कालक्रम में जैसे जैसे सरकार महत्वपूर्ण हुआ है, शासन महत्वपूर्ण हुआ है, केंद्र महत्वपूर्ण हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय का महत्व बढ़ा है, वैसे वैसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय का भी प्रभाव बढ़ा है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर आप देखते हो केंद्र स्तर पर जितने मंत्रालय और विभाग है, समझ रहे हैं, सबके कार्यालय है, उसके टोटलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। जहाँ हर मंत्रालय और विभाग के कार्यालय अवस्थित है, उसको आप कह सकते हो सत्ता का केंद्र बिंदु है। वहीं से शासन संपन्न होता है, वहीं नीतियां बनती है और वहीं से क्षेत्र के कार्यालय द्वारा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाता है। तो केंद्रीय सचिवालय समझो किसको कहते हैं? केंद्रीय सचिवालय केंद्र स्तर पर मंत्रालय और विभागों के समूह को कहते हैं, जो केंद्र स्तर पर स्थित है। इसमें जो मंत्रालय और विभागों की संख्या जो होती है ना, वह बदलते रहती है, सरकार के शासन के अनुसार बदलते रहती है। जैसे आप देख सकते हो कि जो पहला एनडीए सरकार थी, अभी जो मोदी जी के पहले सरकार में 65 मंत्री थे मंत्रिमंडल में, और अभी जो है 56 मंत्रिमंडल में सदस्य मंत्री। समझ रहे, फिर अभी बढ़ने वाला भी आकार और इसमें बढ़ भी सकता है। समझ रहे, जैसा कि आपको मैंने बोला कि इसका आकार 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 15% का मतलब क्या हो गया? मतलब 542 सदस्य है, तो उसका 15% आप आराम से निर्धारित कर सकते हो, करीब 80 के आसपास हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखते हो कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय का जो कार्य संरचना होता है और कार्य व्यवहार होता है, अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राष्ट्रपति इस बाबत भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार कार्य संचालन अधिनियम और भारत सरकार कार्य आवंटन अधिनियम बना रखा है, और उसी के तहत केंद्रीय सचिवालय काम करती है और वर्चुअली व्यवहार करती है। केंद्रीय प्रशासन का ढांचा समय अंतराल में क्या रहा? बदलते रहा है। जैसे आप देखते हो कि पहले केंद्रीय सचिवालय में मतलब कह सकते हो
योजना आयोग था, योजना आयोग हट गया और उसके जगह प्रधान नीति आयोग आ गया। इस प्रकार टाइम टू टाइम बहुत सारे मंत्रालय विभाग बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, इनका ढांचा बदलते रहता है। आप इसको शुरुआत करना 1947 से, जब देश आजाद हुआ तो केंद्रीय सचिवालय में करीब 18 विभाग थे जिनको मंत्रालय बना दिया गया, और आज तो देख सकते हो करीब 56-57 मंत्रालय और विभाग है, जो और भी इनकी संख्या ज्यादा है। उनमें से कई मंत्रालय और विभाग तो ऐसे प्रधानमंत्री के सीधे अधीन काम करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से इसको वर्कआउट कर सकते हो। क्लियर है? अब जरा हम लोग देखते हैं प्रांतीय प्रशासन का विकास। समझ, मैं आपको फिर से बतला दूं, जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन का विकास, ये बहुत ओपन टॉपिक है, बहुत कह सकते हो खुला हुआ टॉपिक है। इसमें आप जितना जानते हो उतना लिख सकते हो। अभी सचिवालय में और भी कुछ लिखा जा सकता था, जैसे आप जानते हैं 1973 में के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर डेस्क प्रणाली लागू किया गया है, जिसके तहत होता क्या है कि डेस्क बना दिए गए हैं और उसी अनुसार कार्य आवंटित किया जाता है, ताकि फाइल अनावश्यक डेस्कों से ना गुजरने पाए। वह जिस लेवल का फाइल है वह उसी डेस्क पर जाए और वहीं से निपट जाए। तो इस तरह की व्यवस्था टाइम टू टाइम होते रहता है। पिछले दिनों सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से पूरा का पूरा केंद्रीय सचिवालय में बड़े पैमाने पर इस शासन को लागू किया गया है। जहाँ तक प्रांतीय प्रशासन का विकास का सवाल है, जब भारत आजाद हुआ तो भारत का जो प्रांत है 2 वर्गों में बटे हुए थे, कह सकते हो ब्रिटिश प्रांत या और दूसरा का स्वदेशी रियासत। समझ रहे? तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो भी 3 वर्गों में बटे हुए थे। एक को हम लोग कहते थे गवर्नर के प्रांत, एक को कहते लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत, एक को कहते चीफ कमिश्नर के प्रांत, और फिर देशीय रियासत। अब हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्यों का पुनर्गठन का सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में राज्यों को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी 4 वर्गों में बांटा गया था। राज्य का पुनर्गठन जो है ना, भारत में बहुत ही पेचीदा विषय रहा है, और मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है कि मांग कालक्रम में तेज हो गई। सरकार जो इससे निपटने के लिए समिति बनाई थी, सभी ने एक वानगी से भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन आंध्र प्रदेश में श्रीरामल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गया और फिर उसने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के मांग को लेकर मतलब प्राण त्याग दिया। इस कारण सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का निर्णय लिया। और फिर आप देखते हो कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो भाषाई आधार पर बना। आप देखते हो 28 राज्य हो गया है, और फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गया है। हमारे राज्य जो होते हैं भारतीय प्रशासन में, जैसा कि अनुच्छेद 1 को अगर आप देखोगे तो ज्यादा अच्छा तरीका से समझ में आएगा कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब अंग्रेजी में इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब यह होता है कि भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रवृत्तियों का समावेश है, और भारत में मतलब सतह राज्य जो होते हैं वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। उन्हें समान और असमान दोनों परिस्थिति में केंद्रीय पर्यवेक्षण के अधीन काम करना होता है। समान तौर पर उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं, उनके अपने विषय हैं, लेकिन केंद्र का पलड़ा उस पर भारी है, और केंद्र जो है इस पर लगातार हस्तक्षेप और नियंत्रण कर सकती है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। तो उस दृष्टि से भारत का जो संघवाद है वह पूरी तरह संघवाद उस रूप में नहीं है जैसा अमूमन समझा जाता है। यह वर्चुअली इसमें केंद्रीकरण का प्रवृत्ति जो है हावी है, और भारत कह सकते हो अर्ध संघात्मक व्यवस्था तो ज्यादा सही होगा कि इसका ढांचा संघात्मक है लेकिन इसका आत्मा एकात्मक है। तो प्रांतीय प्रशासन में भी जैसा कि आप जानते हो संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है, और प्रांत में गवर्नर जो होता है सरकार प्रांत का प्रधान हुआ, और राज्य मुख्यमंत्री जो होता है
और राज्य सरकार का प्रधान होता है। गवर्नर जो हुआ राज्य का संवैधानिक प्रधान हुआ और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान हुआ। और ये भी कह सकते हो कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रधान होने के अलावे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। तो आप देखते हो कि भारत में 28 राज्यों में अलग अलग कार्य व्यवहार है। राज्यपाल मुख्यमंत्री संबंध का स्वरूप अलग अलग है और राज्यों का विकास गाथा भी अलग है। जहाँ तक बिहार राज्य का सवाल है, बिहार में भी वैसा ही व्यवस्था है कि बिहार का राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रधान है और वास्तविक प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। इनके सहायता के लिए मंत्री परिषद है, यहाँ विभाग है, विभागों का सचिवालय है, मंत्रालय है और भारी भरकम प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में भी काम कर रही है। बिहार में आप देखते हो नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो सरकार बनी है उसने विजय शंकर दुबे के अध्यक्षता में एक समिति बनाया था, बिहार राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके अनुशंसा पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अपने बिहार में प्रशासन का पुनर्गठन किया गया है। तो इस हिसाब से आप देखते हो कि बिहार में प्रांतीय प्रशासन लगभग उसी प्रकार है जैसा दूसरे राज्यों में भी है। इसके अपने विषय हैं जिस पर अपना काम करता है और यहाँ पर सुशासन के आधार पर सरकार जो गठित हुई है और वर्षों से कई वर्षों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। मेरी नो कन्फ्यूजन। रही बात वित्त प्रशासन का, जैसा कि आप जानते हो कि वित्त प्रशासन का मौजूदा ढांचा जो है ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुआ। 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया था। फिर आप देखते हो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह व्यवस्था लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 112 में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत भारत का बजट राष्ट्रपति को बनाना है और उसे संसद के दोनों सदन के समक्ष प्रस्तुत करना है। व्यवहार में कार्य कौन करता है? वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं? भारत में पहले रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग थे, जो आप देखते होंगे 1921 में हुआ था। 2015 से ये दोनों को 17 से दोनों को मिला दिया गया और अब रेल बजट सामान्य बजट के अंदर ही आ गया है। इसके अलावा आप देखते हो वित्त मंत्रालय जो भारत का मुख्य वित्तीय अभिकरण है, इसका भी अंदर जो विभाग है इसकी संख्या कालक्रम में बदलते रही है। शुरू में इसके अंतर्गत में 3 विभाग थे, आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, लेकिन 2 और विभाग इसके साथ जुड़े। जैसे विनिवेश विभाग जुड़ा, फिर इसके साथ वित्तीय सेवाओं का विभाग जुड़ा। इस प्रकार वर्तमान में 5 विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है। फिर आप देखते हो बजट का स्वरूप भी कालक्रम में बदलते रहा है। शुरू में भारत में पारंपरिक बजट था जिसको हम लोग लाइन आइटम बजट कहते थे। फिर 1968-69 में हमने निष्पादन बजट अपनाया। फिर कालक्रम में हमने कार्यक्रम बजट भी अपनाया। 2005 से भारत में आउटकम बजट अपनाया गया, जेंडर बजट अपनाया गया। तो इस प्रकार आप देखते हो कि भारत में कह सकते हैं वित्त प्रशासन में लगातार विकास हुआ है। 1976 पहले देखो भारत में एकीकृत लेखांकन लेखन परीक्षा की व्यवस्था थी, यानी CAG लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्यों को करता था। फिर 1976 में केंद्र स्तर पर लेखांकन लेखा परीक्षण को अलग कर दिया गया, लेखांकन का विभागीकरण कर दिया गया और CAG को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। हालांकि राज्य का लेखांकन अभी भी CAG द्वारा ही होता है। इस प्रकार आप देखते हो वित्त प्रशासन में भी लगातार परिवर्तन होता रहा है, विकास होता रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। रही बात कार्मिक विकास का, जो कार्मिक प्रशासन का विकास, तो कार्मिक प्रशासन का ढांचा भी ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुआ। कल मैं आपको बतला रहा था कि जब देश आजाद हुआ तो 2 अखिल भारतीय सेवा थे, केंद्रीय सेवा थे, प्रांतीय सेवा थे, अधीनस्थ सेवा थे और केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर लोक सेवा आयोग था। मैंने कल आपको बतलाया था कि अखिल भारतीय सेवा को लेकर भारत में कंफ्यूजन था। कुछ राजनीतिक दल अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में थे, कुछ खिलाफ थे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी इत्यादि अखिल भारतीय सेवा के खिलाफ थे, जबकि पटेल, अम्बेडकर इत्यादि अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में थे। सरदार पटेल के व्यक्तिगत प्रयास के कारण ही अखिल भारतीय सेवा कंटिन्यू रह पाया और वर्तमान में अनुच्छेद 312 में देखते हो 3 अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है।
IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और आप कहते हो कि अम्बेडकर को हम लोग इसको सरदार पटेल को भारत में अखिल भारतीय सेवा का जनक कहते हैं। भारत में कार्मिक मंत्रालय जो है वह मेन कार्मिक अभिकरण है, यह 1985 में पृथक मंत्रालय के रूप में काम कर रहा है। इसके पहले यह प्रशासनिक सुधार विभाग और के रूप में कभी गृह मंत्रालय में, कभी मंत्रिमंडलीय सचिवालय में घूमता रहा। 1985 में इसे पृथक मंत्रालय बना दिया गया है। तो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष अधीन रहता है। इसके अधीन 3 विभाग हैं, प्रशासनिक कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पेंशन विभाग। यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कर्मचारियों के भर्ती, प्रशिक्षण इत्यादि मामले को यही निपटारा करता है। और जहाँ तक भारत में लोक सेवकों का भर्ती का सवाल है, यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगातार इसमें वृद्धि परिवर्तन हुआ है। पहले आप देखते हो ब्रिटिश कालिक व्यवस्था के तहत ही भर्ती होता था, फिर कोठारी समिति, फिर सतीश चंद्रा कमेटी, फिर आप देखते हो कि खन्ना समिति इत्यादि के अनुशंसा पर अभी लोक सेवा में और भी परिवर्तन किया गया है। युगांधर समिति उसके अनुशंसा पर प्रशिक्षण में परिवर्तन किया गया। इस प्रकार आप देखते हो कि भारत में कार्मिक प्रशासन का के क्षेत्र में भी लगातार विकास होता रहा है। अभी हाल के दिनों में 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के दिशा में भी काम कर रही है। तो इस प्रकार आप देखते हो कि कार्मिक प्रशासन लगातार इस और प्रयत्नशील है और कर्मचारियों को कार्यकुशल, प्रतिबद्ध और व्यावसायिक बनाने के लिए काम कर रही है। स्थानीय शासन के विकास को 2 वर्गों में आप बांटकर अध्ययन कर सकते हो। एक ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय शासन और दूसरा नगरीय क्षेत्र का स्थानीय शासन। मैंने बतलाया था आपको कि ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय शासन का इतिहास तो सदियों पुराना है। भारत में पंचायत सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, लेकिन औपनिवेशिक शासन काल में यह पूरी तरह उपेक्षित रहा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पर ध्यान दिया गया है। भारतीय संविधान में हमारे अनुच्छेद 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत प्रावधान किया गया कि राज्य अपने यहाँ ग्राम पंचायत की स्थापना करेगा और उसे इतना अधिकार देगा ताकि वह स्थानीय शासन के इकाई के रूप में काम कर सके। बिहार पहला राज्य है जो 1947 में ही ग्राम पंचायत की स्थापना किया था। क्लियर है। फिर पंचायती राज को स्थापित करने के लिए मतलब बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा महत्वपूर्ण है। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना, जिला स्तर पर जिला पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर जिला ग्राम पंचायत। समझ रहे। महाराष्ट्र राजस्थान पहला राज्य जहाँ नागौर में 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे सभी राज्यों ने पंचायती राज को अपना लिया। बिहार में 1964 में द्विस्तरीय पंचायती राज अपना लिया गया। इसमें बिहार जिला परिषद और ग्राम पंचायत समिति अधिनियम के द्वारा त्रिस्तरीय बिहार में भी पंचायती राज की स्थापना हो गई। लेकिन पंचायती राज का इतिहास एक जैसा नहीं रहा। शुरू में काफी उत्साह रहा, फिर धीरे धीरे उत्साह ठंडा हो गया और एक समय ऐसा आ गया कि वह मृत प्राय हो गया। 1980 के दशक में आते आते लगभग मृत प्राय हो चुका था। राजीव गांधी के सरकार ने पहल की और फिर इसने LM सिंघवी समिति का अनुशंसा किया, जिसके अनुशंसा पर मतलब कह सकते हो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रक्रम तेज हुआ। राजीव गांधी ने काफी प्रयास किए इसे संवैधानिक दर्जा देने का, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण वो न दे पाए। लेकिन PV नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 में 243A से लेकर 243O के बीच में व्यापक प्रावधान किया है। इसके लिए संविधान में एक अलग से सूची 11 जोड़ी गई, जिसमें 29 कार्यात्मक विषय दिए गए। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। तो इस प्रकार ये 73वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। समय 2006 में
बिहार भी पंचायती राज संस्था को अपनाए नए प्रावधानों के अनुसार, और बिहार में 2006 में जो महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षण किया गया था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया। तो इस प्रकार बिहार पहला राज्य है जहाँ नगर पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार में 2000 में पहला चुनाव संपन्न हुआ 2001 में, और इस प्रकार अभी बिहार में पांचवा चार चुनाव हो चौथा 4 चुनाव हो चुका है, 5वां भी चल रहा है। सदस्य क्लियर है। रही बात नगरीय क्षेत्र का स्थानीय शासन का, तो आप जानते हो ये ब्रिटिश काल में ही डेवलप हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कंटिन्यू रह गया, समझ रहे हैं। लेकिन चूंकि संवैधानिक ढांचा न होने के कारण, अलग से वित्त न होने के कारण इसकी स्थिति बहुत लचर पचर रही। और जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात आई तो महसूस किया गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक ग्रामीण क्षेत्र के साथ नगरीय क्षेत्र को संवैधानिक दर्जा न मिले। यही कारण है कि 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, समझ रहे। और इस प्रकार बिहार भी पंचायती राज नगर पालिका अधिनियम के तहत 2007 में नया कानून बनाया, पंचायत नगर पालिका का चुनाव कराए। तो बिहार में आज नगर पालिका और पंचायती राज संस्था दोनों 73वां 74वां संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार काम कर रहे हैं, और इसमें लगातार इजाफा होते जा रहा है। आज जो है आप देख रहे हो कि जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज अवधारणा था धीरे धीरे सही रूप ले रहा है, और अब पंचायती राज व्यवस्था एक बेहतर मतलब संस्था के रूप में इस मायने में काम कर रही है कि यह भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो द्विस्तरीय है उसको वर्तमान में त्रिस्तरीय बनाने की दिशा में काम कर रही है। जहाँ तक न्यायिक व्यवस्था का विकास का सवाल है, न्यायिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा विकास तो गुंजाइश नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र दर्जा दिया गया है। यह लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है और एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, मध्य स्तर पर उच्च न्यायालय और निम्न स्तर पर जिला और व्यवहार न्यायालय या निम्न स्तर पर न्यायालय 2 वर्गों में बटा हुआ, फौजदारी मामले और दीवानी मामले में बटा हुआ। क्लियर है। आईपीसी और सीआरपीसी के मेन आधार पर यह काम करता है, जो ब्रिटिश काल में डेवलप हुआ है। हालांकि सीआरपीसी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बड़ी बदलाव होते रहा। क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रक्रिया कालक्रम में विवेचना का विषय रहा है। जैसा कि आपको पता है, शुरू में सिंगल जज, डबल जज, ट्रिपल जज और फिर कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पिछले दिनों एनजीएससी का भी गठन किया गया था, इसमें मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति प्राधिकरण, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सहमति न होने के कारण यह अस्तित्व में नहीं आ पाया, समझ रहे। लेकिन अभी भी कॉलेजियम के माध्यम से नियुक्ति होती इनकी, समझ रहे। उसके अलावा आप देख रहे हो न्यायपालिका में भी पिछले दिनों बहुत परिवर्तन हुआ है। जनता को सीधा न्याय मिले, इसके लिए राजीव गांधी के शासनकाल में जनहित याचिका का शुरुआत हुआ, जिससे न्यायिक सक्रियता आज बड़े पैमाने पर आप देख सकते हो। फिर आप देखते हो कि न्यायालय ने भी पिछले दिनों बहुत सारे परिवर्तन किए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था किया, और आज न्यायपालिका भी आधुनिकीकरण की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस प्रकार आप देखते हो कि लोक अदालत का भी व्यवस्था किया गया, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम कचहरी का प्रावधान किया गया। इस प्रकार आज न्याय प्रशासन का भी एक महीने विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन में व्यापक परिवर्तन हुए और सभी क्षेत्रों में हुए। इसका स्पष्ट प्रभाव आज देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हो, बीपीएससी में एक दफा क्वेश्चन आया था कि क्या आप मानते हो कि बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रशासन सने सने क्या अपना मानवीय चेहरा खोता जा रहा। ये क्वेश्चन अगर 64वां बीपीएससी में आया था, तो आपको बतलाना है कि वर्तमान भारतीय प्रशासन जो है वो 1947 में जो
देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ उसके अनुसार काम कर रहा है। समझ रहे हैं। वहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोक कल्याणकारी राज अवधारणा अपनाया गया, समाजवादी संरचना की स्थापना का संकल्प लिया गया, कल्याणकारी कार्यक्रम आरंभ किए, विकास प्रशासन आरंभ किए, योजना आयोग की स्थापना की गई, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई, लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। समझ रहे हैं। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़कर और अधिक समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का प्रयास किया गया। 90 के दशक से आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ जो 21वीं सदी तक महत्वपूर्ण रहा। इस कारण क्या हुआ कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के कारण लोक प्रशासन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। सारे भारतीय प्रशासन व्यापक प्रभावित हुआ। समझ रहे हैं। जो उदारीकरण, वैश्वीकरण के कारण जो है बाजार संस्कृति फैला। समझ रहे हैं। निजी क्षेत्र और बहुदेशीय कंपनियों का भूमिका बढ़ गई। सरकार द्वारा विनिवेशीकरण और निजीकरण किया जाने लगा। समझ रहे हैं। प्रशासन में क्या कह सकते हो कि ये जो है क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस लागू किया गया, यंत्रीकरण लागू किया गया, मशीन लगाया गया। सरकार जो है मतलब एम्प्लॉयमेंट, सरकार में जॉब का जो एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो था वो थोड़ा कम पड़ गया। सरकार जो सब्सिडी दे रही थी उस पर भी ठीक से फिर से रिवाइज करना शुरू कर दी और ये देखने लगी कि कहीं सब्सिडी का लाभ सही तौर पर सबको मिल रहा है या नहीं। 90 के दशक में संस्कृति उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ी। ग्राहक को मतलब जनता को ग्राहक समझा जाने लगा, अभिग्राही समझा जाने लगा। समझ रहे हैं। और मतलब कहते हो इधर पिछले दिनों आप देखते होंगे CAA आया, NRC आया, आधार लिंक आया। इससे क्या हुआ कि प्रशासन में जो यांत्रिकरण, साधन पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो गया, साध्य पक्ष गौण हो गया। शासन का एक बहुत बड़ा मतलब शासित वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा। समझ रहे हैं। ठगा हुआ महसूस करने लगा। समझ रहे हैं। उपेक्षित महसूस करने लगा। लोग कहने लगे कि भारत लोक कल्याणकारी राज के मार्ग से भटक गया है, समाजवादी संकल्पना के राह से हट रहा है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से अगर ऐसा कहा गया कि आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में अगर मानवीय चेहरा भारतीय प्रशासन में खो रहा है, ऐसा भान है या ऐसा कहा जाता है तो आभासी तौर पर तो ऐसा लगता है। लेकिन देखा जाए, अगर डिटेल में देखा जाए तो यह सही है कि जितना मैंने पॉइंट आउट बताया कि निजी क्षेत्र का भागीदारी बढ़ा है, बाजार क्षेत्र का भागीदारी बढ़ा, बहुत सा बाजारवाद बढ़ा। समझ रहे हैं। भारत, ग्रामीण भारत और मॉडर्न इंडिया के बीच में डिस्टेंस, डिजिटल डिवाइड हो गया है। गरीब और गरीब हो गए, अमीर और अमीर हो गए। समझ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पुराने जो व्यवसाय, पैसा, ये सब कमजोर पड़ गए, लोग बेरोजगार हो गए। आज जो विकास है, लेकिन वो विकास रोजगार को संवर्धन नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है तो फिर गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इस कारण कुछ मायने में जो ये आशंका व्यक्त की गई सही है, निर्मूल नहीं है, मतलब पूरी तरह सही तो नहीं माने, लेकिन हाँ सही है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान देना होगा कि जहाँ एक और बाजार और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है, वह विगत वर्षों में कुछ नवाचार भी हुआ है। जैसे आप देखते हो अधिकार मुद्दों पर मामला गर्म हुआ है। आज सबके अधिकारों को हम समझते हैं और उसे सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना आरंभ किया गया है। सरकार जनधन योजना शुरू की है। समझे। बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम जैसे अटल पेंशन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, रोशनी योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाई है। इसके अलावा जितने मल्टीनेशनल कंपनी या प्राइवेट सेक्टर, उन पर भी सामाजिक निगमित सामाजिक जवाबदेहिता लगाई है कि अपने बजट का एक निश्चित हिस्सा समाज पर खर्च करे। तो इस प्रकार आप देखते हो। इसके अलावा सूचना का अधिकार, नागरिक संहिता, ई गवर्नेंस वगैरह लागू किया गया। वर्षों से लंबित जो लोकपाल था वो स्थापित किया गया। तो आप यूँ कह सकते हो कि ठीक है कि आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में
आर्थिक प्रभाव के चित्र में थोड़ा मतलब प्रतिस्पर्धा बढ़ा, थोड़ा बाजार का प्रभाव बढ़ा, थोड़ा निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ा। लेकिन भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा अपनाया गया, उससे किसी प्रकार का डायल्यूशन का सवाल नहीं उठता है। मतलब आज लोक कल्याण का स्वरूप में थोड़ा बदलाव आया है। पहले हम डायरेक्ट उनको बेनिफिट ना देकर कि बिचौलिया के माध्यम से देते थे, लेकिन आज हम लोग चाहते हैं कि उनका लाभ डायरेक्ट उन्हें मिले। पहले बहुत सारा तकनीकी जटिलता थी, आज उसे सरल करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले जो था मतलब उनको सब्सिडी दी जाती थी, आजकल उन्हें डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। इस प्रकार बहुत सारा चीज जो है पिछले दिनों किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रशासन में मानवीय चेहरा कमजोर पड़ा है। प्रशासन में मानवीय चेहरा पहले भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण और आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ, यह बात तय है कि इसके तौर तरीके समय अंतराल में परिवर्तित होते रहे और आगे भी परिवर्तित होंगे। तो इसलिए ये कहना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या फिर इधर आर्थिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन का मानवीय पक्ष कमजोर हुआ, यह अतिशयोक्ति होगा। मानवीय पक्ष पहले ही महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है। उसके प्रति उपागम, उसके प्रति दृष्टिकोण अवश्य बदलता रहा है और अभी बदला और आगे भी बदलता रहेगा। तो आप इसको पॉइंट आउट करना, इसको लिखने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपको अपने कॉमन सेंस से लिखना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा किताबों से हेल्प आपको नहीं मिल रहा है। समय आप जितना अपने अच्छे स्कोर होने का इसमें चांस है, जितना आपके पास करंट अपडेट होगा उतना बेहतर इसको आप लिख सकते हो। कोशिश करो एंड लिखकर पोस्ट करो। ओके, ऑल द बेस्ट।